Good morning, friends. Welcome to the class of Economics So Easy. And as we are studying the chapter Methods of Calculating National Income. इससे पहले हमने इस चैप्टर में दो मेथड पढ़ चुके हैं हम, वैल्यू एडिशन मेथड और इनकम मेथड। आइए आज हम पढ़ते हैं इसका तीसरा मेथड जो कि है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो जैसा कि हमें पता है कि वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तीनों का अगर आप यूज करेंगे तो आपका आंसर हमेशा एक ही आएगा, एक जैसा आएगा। तो देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में हम जितने भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज पे हमारी इकोनॉमी में जो खर्च किया है उस पूरे खर्च को अगर हम मिला दें तो वो खर्च भी हमारी इनकम के बराबर होगा या हमारी वैल्यू एडिशन के बराबर होगा। तो इस तरह से आपका एक एक्सपेंडिचर मेथड है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, उसको कैसे यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड में जो आप पहली चीज जोड़ेंगे वो है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PFCE। P फॉर प्राइवेट, F फॉर फाइनल, C फॉर कंजम्पशन, E फॉर एक्सपेंडिचर। इसको हम केवल कंजम्पशन भी कह सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी में बेसिकली पूरी इकोनॉमी की इनकम को देखना चाहें तो या तो इनकम कंज्यूम होगी या फिर उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। तो प्राइवेट लेवल पे जो हम कंज्यूम करते हैं इनकम को या जो खर्च करते हैं, खर्च करने में जो एक्सपेंडिचर हम यूज करते हैं तो वो है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये दो तरह से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है आपका हाउस होल्ड में, जो हम घर में खर्च कर रहे हैं, अपने घर की जो भी चीजें हैं तो उसमें जो खर्च कर रहे हैं, एक तो ये हो सकता है। दूसरा इसका पार्ट हो सकता है आपकी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन बताइए, कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन आपको पता है? फॉर एग्जांपल ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम में क्या, उनमें क्या हो रहा है, उनमें जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, वो उनके ऊपर जो खर्च हो रहा है वो क्या है, आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। देन ऑर्फनेज होम है, उनमें तो इस तरह से बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मींस इनसे कोई लाभ ना हो, तो उनमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आपका क्या है, वो आपका है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आपको समझ में आया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद में दूसरा जो एक्सपेंडिचर का जो पार्ट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एज द नेम सजेस्ट्स, द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो भी अपना खर्च करती है, गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है, तो गवर्नमेंट खर्च करती है कि जो भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो एक्सपेंडिचर वो करती है, रोड्स बनाने पे, डैम्स बनाने पे, तो पूरा आपका एक्सपेंडिचर इसमें आ जाएगा। तो दूसरा आपका ये हो गया। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो कंजम्पशन के बाद में दूसरा जो हमारी इनकम का पार्ट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो या तो इनकम को हम कंज्यूम करते हैं या उसे इन्वेस्ट करते हैं, जो हम सेव करते हैं उसी को इन्वेस्ट करते हैं। तो सेकंड है, थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं, हमें पता है इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल के स्टॉक में जो हम एडिशन कर देते हैं, है ना, द टोटल एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ही ये है, एडिशन इन द टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल। आपका जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, इसी से इसका नाम पड़ गया। इसी को हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं, जो ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स में लिखा आएगा, ये इस रूप में भी आ सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इट इज हैविंग टू पार्ट्स। इसको दो आधार पे हम बाइफरकेट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट थे आपके, एक था आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो उसी का हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। तो पहला आपका जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसे हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड
F4 फिक्स्ड, ये फिक्स्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिक्स्ड बना है, इसका मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे जो हम खर्च करते हैं वो आपका क्या है, वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर आएगा। और इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? फिक्स्ड का मतलब है कि जिसको एक बार इन्वेस्ट करें और लंबे टाइम तक उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत ना है। तो इसमें आपका फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट आ सकती है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट किस तरह की? फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन परचेज की, आपने प्लांट्स ली, आपने बिल्डिंग ली, तो ये सब क्या है आपके, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का ही रूप है, जो आप क्या करोगे, जिनसे आप कैपिटल के स्टॉक को अपने को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करोगे। दूसरा इसमें आता है आपके कंस्ट्रक्शन, ये बार बार आएगा आपके पास, एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो किस में आएगा, वो आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एक्सपेंडिचर में आएगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है आपके घर का कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस। देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकते हैं? पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आपके हो सकते हैं जो गवर्नमेंट रोड बना रही है, मशीनरी बना रही है, वो सभी के सभी इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक के लिए किए जा रही हैं, लेकिन वो क्या है, फिक्स्ड है, लंबे टाइम तक के लिए एक बार इन्वेस्ट किए जाएंगे और आने वाले लंबे टाइम तक में इनमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो भी इसमें ही आ जाएंगे आपके पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। तो इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सेकंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस, थर्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर लिया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड इसका पार्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसमें हम क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक को करते हैं। चेंज इन स्टॉक का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें उन सब चीजों को ले लेते हैं, जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि ऐसी चीजों पे किए जाए जो हर रोज बदल सकती हैं, तो उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, लेबर है, इन सब के ऊपर जो खर्च किया जाता है, तो इसमें चेंज इन स्टॉक को हम शामिल करते हैं। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा है, फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ चुके हैं, वैल्यू एडिड में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट में इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन सबको मिला दे अगर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स को अगर मिला दें तो हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। क्या मिलता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें मिलता है। अब इन सबको जब हम मिला लेंगे तो हमारे पास हमारी इकोनॉमी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक जरूरी बात क्या है कि इसको यूज करते टाइम हमें प्रिकॉशंस भी देखनी पड़ेंगी कुछ एक। वो प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकती हैं उनके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, क्या क्या प्रिकॉशंस आपकी हो सकती हैं उनके बारे में। तो प्रिकॉशंस में जैसे कि हम पहले मेथड में हम जान चुके हैं कि इसके अंदर सबसे पहले तो आपने जो भी आपके पास सेकेंड हैंड गुड्स हैं उन सेकेंड हैंड गुड्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ में और क्या है आपका, साथ में दूसरी बात यह है कि इसमें बॉन्ड्स और शेयर्स को भी हम क्या करते हैं, उनको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। बॉन्ड्स एंड शेयर्स जितने भी हैं आपके, तो उनको भी इंक्लूड नहीं करना है। देन इट इज, इसके साथ में और क्या है आपके इंप्यूटेड जो वैल्यूज हैं। इंप्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू। इंप्यूटेड रेंट है जैसे आपका, या कोई और चीज है जिसकी वैल्यू अगर जो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे मार्केट से लेके आते हैं, आप खुद में यूज करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ उसके लिए पे करते। तो इंप्यूटेड वैल्यूज को भी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और साथ में इसमें एक और चीज है कि आपके कमीशंस हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। तो ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट गुड को इसमें माइनस करना है, उनको भी अपनी उसमें कैलकुलेट नहीं करना है ना। तो 4-5 चीजें हैं जिनका हमने प्रिकॉशंस रखना है। अब इसके साथ में इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हुए इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अभी एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने दिया है कि कैलकुलेट जीएनपी। जीएनपी होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसके लिए उन्होंने बोला है कि जीएनपी को आप कैलकुलेट करें, और जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे उसे कैलकुलेट करना है।
आप उसमें ये नहीं सोच सकते कि अपनी तरफ से कुछ और ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी का आपने यूज करना है और उससे आप क्या करेंगे, जीएनपी फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैं 2-3 तरह से इसमें चेंजेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि चेंज करने से हम मतलब न्यूमेरिकल्स में कैसे असर पड़ता है और क्या आप उसमें खोजना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें, पहले अपने दिमाग में ये रखें कि आप कौन सा मेथड कर रहे हैं और उस मेथड पे ही आपने ध्यान रखना है। पहला आप केवल वही चीज देखिए जिसकी आपको जरूरत है, बाकी को भूल जाइए। तो देखते हैं पहला मेथड हम यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जीडीपी एट एमपी मिलता है हमें अगर हम इस फॉर्मूले को सिंपली यूज करें एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसके लिए क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसमें हम इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इन सब चीजों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा जीडीपी एट एमपी। तो आइए वन बाय वन इनको करते हैं हम सॉल्व, कैसे कैसे हमें क्या मिलेगा। पहले देखिए पीएफसीई यहाँ पे है कोई, पीएफसीई के लिए आप देखिए पर स्टार्टिंग में आपको पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया है जिसकी वैल्यू कितनी आपकी 2,50,000। तो स्टार्टिंग में आपने पीएफसीई के लिए फर्स्ट वैल्यू को आप प्लस कर लेंगे। सेकंड में आपके पास क्या है, आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए। अब गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, फाइनल वर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई और वैल्यू भी उसके नजदीक नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड आप क्या लेंगे, इसमें वैल्यू नंबर 2 लेंगे आप। तो आपने सेकंड को प्लस कर लिया इसमें। थर्ड में आपके पास है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है इन्होंने, उसके इन्होंने एक पार्ट दे दिया है कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे दी है, उसकी वैल्यू है आपकी 30,000। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ और दिया है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट है ना, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे दिए इन्होंने और दूसरा इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये भी आपका चेंज इन स्टॉक हुआ। तो दूसरा ये है आपका। अब आप क्या करेंगे, इसमें इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे इसके अंदर। तो क्या है आपकी वैल्यू थर्ड, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो आपकी है वो है आपकी वैल्यू नंबर थर्ड। तो आपका पर्टिकुलर नंबर थर्ड, आइटम नंबर थर्ड है, उसको भी आप प्लस कर लें। देन इट इज इंक्रीज इन इन्वेंटरीज का कौन सा नंबर है, फिफ्थ, तो इसको भी आप प्लस कर लें। और साथ में आपके पास क्या है नेक्स्ट में, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स दिया है वैल्यू, ये कितना है आपका 5,000। तो ये आपका नंबर है कौन सा, फोर्थ। तो इस तरह से आपको जो चाहिए था। उसके अलावा आपके पास एनएफआईए की अभी आपको कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। तो इनका आपने यूज किया और इनसे आपको जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू यहाँ पे रखते जाइए। पहले में कितना है आपका 2,50,000, देन इट इज, इसके बाद में प्लस सेकंड में क्या है आपके पास, सेकंड में आपके पास 30,000, वो प्लस कर लीजिए। प्लस नेक्स्ट में आपके पास क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में नंबर 3 में आपके पास है अगेन 30,000, इसको भी प्लस कर लीजिए। देन इट इज आपके पास इन्वेंट्रीज में कितना है नंबर, क्या आपका फिफ्थ में कितना है 1,000, ये भी आप प्लस कर लें इसमें। और लास्ट में आपके पास क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स, द वैल्यू इज ओनली 5,000, तो इनको भी प्लस करेंगे। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2,50,000, 2,80,000, 3,10,000, 3,11,000, देन इट इज आपके पास 3,11,000 प्लस 5,000, 3,16,000 आपके पास वैल्यू आई। तो ये आपकी वैल्यू आई है 3,16,000 और ये वैल्यू किसके बराबर आई है आपकी, जीडीपी एट एमपी। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने का कि सबको इंक्लूड फॉर्मूले का यूज करके आपको मिलेगा क्या, क्योंकि उसी के अनुसार तो आप आगे फाइंड आउट करेंगे जो आपको चाहिए। अभी आपको जीडीपी एट एमपी मिल गया। जीडीपी एट एमपी मिलने के बाद में आपको जाना कहां पे, जीएनपी पे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उन्होंने बोला नहीं है लेकिन अपने आप में ही वो क्या है आपका मार्केट प्राइस है। तो जीडीपी एट एमपी में
से अगर मुझे किस पे जाना है, जीएनपी फाइंड आउट करना है मैंने, और मुझे क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी गिवन है, तो मैं उसमें क्या प्लस करूं, उसमें डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है मैंने। डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा उसमें प्लस, बताइए सोचिए। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस करने के लिए हम क्या करते थे, एनएफआईए प्लस कर लेते थे। क्या प्लस करते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां पे आपके पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू ऑलरेडी 3,16,000 है। इसमें क्या प्लस करें, क्या वैल्यू आपकी 6, दैट इज ओनली 1,500। तो ये प्लस कर देंगे तो आपके पास कितना हो गया, 3,17,500 ओनली। तो ये आपके पास आंसर आ गया और ये आपकी वैल्यू है जीएनपी एट एमपी। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया। अभी देखिए इसी में हम और भी इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहां पे जीएनपी की जगह हम क्या कर सकते हैं, जीएनपी की जगह हम क्या कर सकते हैं, एनएनपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनएनपी की, कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें एक और चीज अगर दे दी होती तो आपको एनएनपी को फाइंड आउट करना होता। यहां पे सपोज कीजिए मैं 7 नंबर पे लिख देता हूं डेप्रिसिएशन। क्या लिख देते हैं हम, डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन लिखने से और यहां पे एक वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज ओनली 2,000 करोड़। तो इससे आप क्या करेंगे, अब आपके पास जीएनपी है एट एमपी, तो आपको एनएनपी पे जाना है। तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते थे, इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे इसमें से। इसी प्रकार से आप में और बहुत सारे इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करके आपको ये न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे और आप उनको सोल्व करेंगे। आप केवल अपने फॉर्मूले के अनुसार ही जाएंगे। आपको वही देखना है जो आपको चाहिए, ना कि पूरे को पूरे पहले ही आप ज्यादा आइटम्स देखेंगे, ज्यादा पर्टिकुलर्स देखेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए। और साथ में नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हमारे सभी के सभी तीनों फॉर्मूले हो चुके हैं, चैप्टर ओवर हो गया है। तो आप सभी इसे ध्यान से पढ़ें, डू प्रैक्टिस एंड रिमेन हैप्पी। थैंक यू सो मच।